इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा? ये हो गया क्या, फैक्टर 4। सुनिएगा क्या इफेक्ट होगा सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट कितने तरह का होता है? सॉल्वेंट होता है 3 तरह का। सॉल्वेंट कै तरह का? 3 तरह का। पहला जिसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, मैं इसको प्यार से बोलता हूं NPS। आप भी आज के बाद यही बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? NPS, ठीक है? हाँ, जैसे अच्छा, नॉन पोलर क्यों बोला जा रहा है इसको? नॉन पोलर सॉल्वेंट करने का क्या मतलब? इसमें थोड़ा सा भी प्लस थोड़ा सा भी माइनस नहीं होगा। ऐसा सॉल्वेंट जिसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिससे वो सॉल्वेंट बना है, उसमें थोड़ा सा भी प्लस और थोड़ा सा भी माइनस नहीं हो, उसको क्या क्या बोलने का? हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइक CCl4, लाइक ईथर, लाइक बेंजीन, लाइक ETC। हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। दूसरा है पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या तरह का? 3 तरह का। दूसरा सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट 2 तरह का। पोलर सॉल्वेंट क्या तरह का? 2 तरह का। एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, और दूसरा बोलते हैं पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक का बेस्ट एग्जांपल है जल। पोलर प्रोटिक का बेस्ट एग्जांपल कौन है? जल, पानी, वाटर। या दूसरा हो सकता है कोई एसिड भी ले सकते हैं आप, या अल्कोहल भी ले सकते हैं। समझ रहे ना? अल्कोहल कैसा है? पोलर प्रोटिक। और तीसरा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 एग्जाम्पल ही फेमस है। पोलर एप्रोटिक का 2-3 एग्जाम्पल ही फेमस है। पहला है DMF, दूसरा है DMS, तीसरा है DMSO। ये सब बहुत फेमस है। तो आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा स्ट्रक्चर। देखो, अगर ये ऐसा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एसिडमाइड बोलेंगे, बोलो। और एक कार्बन का एसिडमाइड का क्या नाम? बोलो बोलो, एक कार्बन के एसिड का क्या नाम? फॉर्मामाइड। सही है। हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ मिथाइल लगा दो। अब बताओ क्या हो गया? मिथाइल कै गो? 4 गो, 2 गो मिथाइल कै गो? तो क्या नाम हो गया? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये कैसा सॉल्वेंट है? पोलर तो है लेकिन प्रोटिक नहीं है, पोलर एप्रोटिक। देखो, प्रोटिक का मतलब कहीं ना कहीं एसिड वाले उस कॉन्सेप्ट से है जो ब्रॉन्स्टेड ने कहा था, जो H+ की तरह निकले, जो प्रोटॉन की तरह निकले, उसी को प्रोटिक। सही है। जो हाइड्रोजन H+ की तरह निकल जाए उसी हाइड्रोजन को कैसा बोलते हैं? प्रोटिक। और प्रोटिक हाइड्रोजन जिस सॉल्वेंट में है उसी को क्या बोलने का? क्या बोलने का? पोलर प्रोटिक। सही है, सही है पंटर लोग। और जिसमें H तो है लेकिन वो H+ की तरह ना निकले, जैसे इसके H+ की तरह नहीं निकल सकते, तो इसको क्या बोलने का? पोलर तो है। क्यों पोलर है? देखो, इस पे कौन चार्ज? माइनस, इस पे कौन चार्ज? प्लस। पोलर तो है लेकिन H+ यहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए इसको क्या बोलने का? पोलर एप्रोटिक। वैसे ही अगला है DMS, DMSO,
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसीलिए ये नाम शॉर्ट में ही लोग याद रखते हैं। अब सवाल उठता है SN1 SN2 में किसका क्या क्या असर होगा। तो बड़ा सिंपल सा बात है, 1 मिनट में ये बात समझ में आ जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। सुनना, SN1 के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। SN1 के लिए जो मेन फैक्टर है वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बताओ, जब कार्बोकेटाइन बनेगा अलग अलग सॉल्वेंट में, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ा सकता है या घटा सकता है? सुनिएगा, सॉल्वेंट में क्या होता है सुनिएगा पहले। जैसे पानी में किसी चीज को डालते हैं, एक बार मैंने आपको सिखाया है जब मैं बेस बता रहा था, तो और स्पेशली जब एमीन का केस ले रहे थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का केस, तो मैंने बताया था कि पानी क्या करता है, जल क्या करता है। पानी में जब आप किसी केटायन को डालते हैं, तो पानी की खासियत ये है कि पानी के ऑक्सीजन पे क्या है? थोड़ा माइनस, हाइड्रोजन पे क्या है? थोड़ा प्लस। इसीलिए बोलते हैं कि ये कैसा सॉल्वेंट है? बोलो बोलो, कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। तो पानी में कोई भी आयंस डालो, चाहे केटायन डालो चाहे एनायन डालो, अगर तुम केटायन डालोगे तो पानी का ऑक्सीजन वाला एंड उसकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगा, और जितना अट्रैक्ट होके आएगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी। और पानी अगर चार्ज को घेर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी। सही है? तो अगर इसमें केटायन डाले तुम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो SN1 का कार्बोकेटायन है, अगर पोलर सॉल्वेंट में बना, तो सॉल्वेंट क्या करेगा? उसको चारों तरफ से अट्रैक्ट करके लपेटेगा, हाँ के ना? उसकी वजह से एनर्जी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझे ना समझे? एक बार फिर से सुनना, कार्बोकेटायन जैसे ही बना पानी में पोलर सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट क्या किया? उसके तरफ अट्रैक्ट होके आया। कार्बोकेटायन की तरफ जितना अट्रैक्ट होके आएगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यानी कि SN1 के लिए पोलर सॉल्वेंट अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ ना? तो सिंपल सी बात है कि SN1 के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को फेवर करता है, यानी SN1 फेवर्ड बाय, बोलो बोलो, फेवर्ड बाय क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक। पहला कारण। दूसरा कारण सुनना, कहा जाता है ये जो पोलर प्रोटिक यानी पानी है, पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 81। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? 81। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि किसी मीडियम में, एयर में कितना फोर्स लग रहा है और किसी मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, उसका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी अगर नॉर्मल जो कोई बॉन्ड है, किसी सबस्ट्रेट का जो नॉर्मल बॉन्ड है पानी के बाहर, वो जितना फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पानी में डालने के बाद वो 81 गुना कमजोर हो जाएगा। कितना गुना कमजोर हो जाएगा? और SN1 रिएक्शन अगर कराना है तो बॉन्ड को तोड़ना है, और जैसे ही तुमने पानी में उसको डिप किया वैसे उसको टूटने का चांस बढ़ गया। ठीक उसी तरह से जैसे बिस्किट जब तक हवा में है तब तक थोड़ा वो मजबूत है, थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ सकता है, जैसे ही पानी में डाले और उसको तोड़ने में ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। समझ रहे ना? कई बार ऐसा होता है ना कि चाय में से बिस्किट डाल ले और उसी दरमियान कुछ बात में उलझ गए हैं, बिस्किट था नहीं। तो ये मीडियम का फर्क है। किसका फर्क है? ये तो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, किरासन तेल में भी बिस्किट डुबा के देख लीजिए क्या टूटता है। पानी में तो समझिए ना कि पानी में जैसे डाले वैसे क्या हो गया? लुल्ल हो गया, टूट गया। तो इसीलिए पानी में जैसे ही डालते हैं आप तो SN1 होने का रिएक्शन का चांस बढ़ गया। रीजन, बॉन्ड टूटने का चांस 81 गुना बढ़ गया, और कार्बोकेटायन के सॉल्वेट होने का चांस
बढ़ गया, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसीलिए पोलर सॉल्वेंट आंख मूंद के फेवर कर देता है किसको? इसीलिए SN1 जब भी कराया जाता है एक्वस मीडियम में कराया जाता है। कैसा कराया जाता है? एक्वस मीडियम में। दूसरा बात, इसका जो लिविंग ग्रुप होगा, जो कार्बोकेटाइन टूटने के बाद निकला है लिविंग ग्रुप SN1 में, उस लिविंग ग्रुप को भी तो सॉल्वेट करेगा, करेगा ना सॉल्वेंट, तो उसका भी तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। SN2 के लिए सोचना, किसके लिए सोचना? सुनना, SN2 के लिए। SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग की वीक? SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? जिसपे माइनस चार्ज हो। बोलो जिसपे, अच्छा माइनस चार्ज है न्यूक्लियोफाइल पे, पानी में उसको डाल दिए तो न्यूक्लियोफाइल वैसा ही रहेगा कि पानी लपेट लेगा उसको चारों तरफ से। जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, कैसा न्यूक्लियोफाइल है? तो अगर SN2 कराने के लिए न्यूक्लियोफाइल डालेंगे ना पानी में, तो पानी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जिसमें माइनस चार्ज, उसको पानी चारों तरफ से लपेटेगा कि नहीं लपेटेगा? और जब उसको चारों तरफ से लपेट लेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बोलो, न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होता है? जिसका साइज छोटा हो। न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होता है? जिसका साइज छोटा हो। जैसे ही तुमने पानी में डाला तो पानी उसको चारों तरफ से लपेट लेगा तो उसका साइज तो जब बढ़ जाएगा तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा क्या? यानी SN2 के लिए पोलर सॉल्वेंट बढ़िया है क्या? ये बात मैंने लिखाया है आपको, जहां न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बताया। न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर बराबर होता है, सेम होता है। एक ही जगह पे ये उल्टा पुल्टा हो जाता है कब? जब एक ग्रुप के चीजों को पानी में डालते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सही है ना? तो हम बताए हैं कि आयोडाइड ही सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल हो जाता है पानी में डालने के बाद। का है एक्सप्लेनेशन आपकी कॉपी में है। फ्लोराइड का साइज छोटा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे तगड़ा है तो पानी सबसे ज्यादा लपेटेगा उसको। आयोडाइड का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम है तो पानी कम लपेटेगा। तो पानी में डालने के बाद सबसे ज्यादा बड़ का साइज किसका हो जाएगा? फ्लोराइड का। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को अगर तुमने पानी में डाल दिया मतलब न्यूक्लियोफाइल का नाश कर दिया आप। इसीलिए SN2 पोलर प्रोटिक में नहीं करवाया जाता। तो सवाल उठता है फिर किस में करवाएंगे? पोलर प्रोटिक में तो नहीं करवा सकते, कारण समझ में आ गया। तो पोलर ए प्रोटिक में जरा आजमाएं, नहीं पहले नॉन पोलर में आजमाएं। नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए और उसमें न्यूक्लियोफाइल डाले। आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सुना है कि नहीं सुना? नॉन पोलर सॉल्वेंट में जरीको को प्लस माइनस नहीं है, उसमें कोई माइनस वाला चीज डालेंगे तो क्या उसमें घुल पाएगा? वो घुल पाएगा? तो जब घुलेगा ही नहीं तो सॉल्वेंट लिया उसमें न्यूक्लियोफाइल घुला ही नहीं तो रिएक्शन में भाग ले पाएगा? अरे सॉल्वेंट में क्यों रिएक्शन कराया जाता है कि सब मॉलिक्यूल एक दूसरे में अगर घुला हुआ है तो रिएक्शन का चांस ज्यादा होगा। सही है? नहीं तो फिर वही हो गया कि एगो बेसन ले लिए, एगो चावल का आटा, एगो गेहूं का आटा लेके उसको इसे फेंटते रहिए। पकौड़ा बनाने के लिए काहे फेंटते हैं पहले बताइए? अरे पकौड़ा अभी तो खाए होगे यार, अभी तो खाया होगा वो बेसन वाला पकौड़ा, दुर्गा पूजा के दिन रात में बनता है, नहीं बनता है? बचका खाया ना जी, बचका बोलो, उसी को तो जिसको हम लोग बचका बोलते हैं उसी को हिंदी में पकौड़े बोलते हैं, पकौड़े। उसको पहले काहे फेंटा जाता है? ताकि सारे एटम और मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एक दूसरे मॉलिक्यूल सॉरी एटम नहीं, अच्छे से इवनली मिक्सअप हो जाए। अगर इवनली मिक्सअप नहीं होगा तो पकौड़ा फूलेगा नहीं। बड़ी जो बनाती है ना मम्मी, बड़ी बनाई तो बढ़िया रह जाएगा वो। सही है? फेंटने से क्या होता है? वो स्पंजी हो जाता है, पफी हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और नहीं फेंटे तो बेसन घोड़ के छान के देख लीजिए ना कैसन होगा बड़ी। हाँ बस खाली रह गया बड़ी। हाँ, और उसमें भी कहा जाता है एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं फेंट देना है। मतलब अगर क्लॉकवाइज फेंट रहे तो वैसा ही फेंटिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। हाँ, क्लॉकवाइज फेंटने से क्या होता है ना कि हवा जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, ऐसे कर दिया तो उसका पूरा एयर क्या हो गया? डिस्टर्ब कर दिया। एयर फ्लो को आप क्या कर दिए? डिस्टर्ब कर दिया। आजमा के देखने का चीज है। तो जितना भी एक्सपर्ट खाना बनाने वाला होता है, जो होटल वगैरह में बनाता है, बड़ा बनाता है, दही बड़ा नहीं होता है होटल में जो बनता है,
अरे साउथ का फेवरेट डिश है भाई दही बड़ा, इडली, सांभर। तो दही बड़ा बनाने वाला एकदम सॉफ्ट, वैसा दही बड़ा हम लोगों के घर में नहीं बनता है। मेरे घर में तो बनता है, मेरी घरवाली बहुत अच्छा बनाती है ना। तो उसका वही टेक्निक है कि वो एक ही तरफ से उसको फेंटता है, गलती से भी ऐसा नहीं करेगा। वो ऐसे अगर कर दिया तो उसका जो बड़ा होगा वो स्पंजी नहीं होगा। हाँ, तो वही लोग ये बात बताता है। तो SN2 के लिए अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें तो न्यूक्लियोफाइल उसमें घुला ही नहीं, तो जब नहीं घुला तो रिएक्शन होगा क्या? यानी आप डाल दिए, आप न्यूक्लियोफाइल को डाल दिए जैसे इसमें CCl4 में, ईथर में, वो उसके ऊपर में उछाली की तरह तैरते रह गया, सॉल्वेंट में गया ही नहीं, तो रिएक्शन में भाग लेगा। तो अब तो एक के उपाय बचा है, कौन बचा? तो ये इसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, तो होगा किस में? तो SN2 फेवर्ड बाय, बोलो फेवर्ड बाय कौन सा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर काहे होना चाहिए? क्योंकि पोलर अगर नहीं रहेगा तो घुलेगा नहीं। एप्रोटिक काहे होना चाहिए? ताकि उसको घेर ना पाए ज्यादा। अगर प्रोटिक हो गया तो घेर ये लेगा न्यूक्लियोफाइल को, कहाँ जा रहा है, रुको ना, नहीं समझे बात? न्यूक्लियोफाइल गया था रिएक्शन करने, और चारों तरफ से घेर लिया, कहाँ जा रहे हो, रुको ना। हाँ, जैसे अक्सर ऐसा होता है, कोई सेलिब्रिटी जब आ जाता है, हम लोग उसको देखने जाते हैं, हाँ, तो उसको बहुत तकलीफ होता है। अगर बिना गार्ड के चल आए तो पता नहीं सुरक्षित जाइए पाएगा कि नहीं। आदमी उसको खाली छूना चाहता है, और छूने के चक्कर में अगर लपड़ लगना शुरू होता है। अरे इतना भीड़ है, तुम तो गया था आराम से इसे सॉफ्ट टच करने, आप पीछे ला धकेल दिया, तो इसे छूना जाता, धना दन लगा होगा लपड़। हाँ, पोलर प्रोटिक होने के लिए हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए फोन से। किससे? फोन से अगर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो पोलर प्रोटिक। कंपैरिजन बिटवीन SN1 SN2, क्या कर रहे हैं आप? कंपेयर कर रहे हैं, किसके बीच? SN1 SN2 के बीच, ठीक है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ। किसके आधार पे कंपेयर कर रहे हैं? रेट लॉ के आधार पर। बोलना शुरू करें कि रुकें? बोलो बोलना शुरू करें। सुनिएगा, SN1 का जो रेट है ये डिपेंड करता है सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे। किसके कॉन्सेंट्रेशन पे? लेकिन SN2 की जो रेट है ये डिपेंड करता है किस पे? सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी। इसी से ये समझ में आता है कि SN1 को न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियोफाइल आया नहीं आया है नहीं है, लेकिन SN2 को मतलब है। सही है ना? तो जिसको मतलब है इसके लिए अच्छा वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये बताए, जिसको लेना देना है उसको कैसा वाला न्यूक्लियोफाइल मिलेगा? SN2 को लेना देना है, SN1 को लेना देना नहीं है। देखो, SN1 को न्यूक्लियोफाइल से लेना देना नहीं है, लेकिन SN2 को है। इसका मतलब है कि SN1 के लिए खराब न्यूक्लियोफाइल आएगा, SN2 के लिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल आएगा। समझा? लिखना, लिख। SN1 has no effect of nucleophile, while SN2 has. It means that strong nucleophile weak nucleophile favors SN1, while strong nucleophile favors
SN2 दोनों रिएक्शन और उसका प्रोडक्ट लिखने की कोशिश कीजिए। फाइल अच्छा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? स्ट्रॉन्ग कौन है, ये वाला कि ये वाला? कौन है स्ट्रॉन्ग? ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब SN2 न्यूक्लियोफाइल कैसा है, इसीलिए बोलो ना। आप बाजू में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाजू में? कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रिएक्शन कैसा होगा? SN2 में कोई रीअरेंजमेंट का चांस होता है क्या? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए कैसा? रीअरेंजमेंट का कोई चांस? सीधे ही भन से यहाँ अटैक मारेगा और ये हट जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। देखो इधर से आके जुड़ जाएगा कौन? NH2। ये वाला कैसा न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए रिएक्शन कौन सा होगा? SN1 में पहले क्या बनता? कार्बोकेटाइन। इसका मतलब क्या होगा? पहले ही वाला भागेगा ना, तो भागने के बाद यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अब रीअरेंज करके बना देगा ऐसा कार्बोकेटाइन। बोलो, अब यहाँ पे अटैक होगा किसका? न्यूक्लियोफाइल का। बोलो, तो अब जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ के जुड़ जाएगा कौन? NH3 नहीं जुड़ेगा, और इस N पे कौन चार्ज आ जाएगा? काहे प्लस आया? इलेक्ट्रॉन दिया ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका था? ल किसका था ये इलेक्ट्रॉन दोनों? तो नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रहा क्या? अरे अगर ये बॉन्ड बना तो ये कार्बन के पास ना आ गया, इसलिए नाइट्रोजन पे कौन चार्ज? नाइट्रोजन पे कितना बॉन्ड? 4। नाइट्रोजन बनाता है क्या बॉन्ड? 3 बन गया क्या बॉन्ड? एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड टूट गया, मान लो ये वाला टूट गया, तो जैसे ही टूट गया तो समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऐसा होगा। इससे क्या जुड़ा हुआ रहेगा बताओ? NH2। यानी फाइनली इससे भी जो न्यूक्लियोफाइल मिला जुड़ के, वो क्या मिला? NH2। आई से डायरेक्ट जुड़ गया कौन? सही है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म में क्या है फर्क? अगर यहाँ ये नहीं भी रहता, मान लो ये नहीं रहता, तो फिर रिएक्शन का मैकेनिज्म इसका क्या होता? प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाता? देखो ना, अगर ये नहीं रहता तो प्रोडक्ट क्या हो जाता? दोनों का सेम ही हो जाता ना, लेकिन मैकेनिज्म का पैटर्न सेम नहीं होता। तो ये बात समझना बेहद जरूरी है। अगला भी हम ही बताएं क्या? ये कौन न्यूक्लियोफाइल है? ऊपर वाला वीक, और ये नीचे वाला, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसमें रीअरेंजमेंट, इसमें SN2 SN1 इसमें SN2। कोई दिक्कत? क्या सालिनी?
देखो ये बात समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिएक्शन एसएन रिएक्शन होता है, SN1 और SN2, उसमें प्रोडक्ट दो तरह का होता है, रिटेंशन, इन्वर्सन। रिटेंशन का मतलब क्या है? जस का तस, और इन्वर्सन का मतलब उलट जाना। सही है ना? उलट जाने में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब छाता लेके चलते हैं आंधी में, तेज आंधी हो, तेज हवा हो, तो हवा का झोंका क्या करता है? छाता को इधर से अटैक किया और क्या होगा? छाता का जो फ्लैप है वो उलट जाता है। तो समझिएगा जरा कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा इस एग्जाम्पल से कि मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ कुछ लगा है H, यहाँ लगा है CH3, यहाँ लगा है C2H5। इस पे रिएक्शन अटैक हुआ किसका? OH माइनस का, न्यूक्लियोफाइल है। हो सकता है न्यूक्लियोफाइल यहीं पे लग गया और बाकी सब जस का तस है। बाकी सब क्या है? देखिए बाकी सब में कोई फर्क आया क्या? देखो, तो इसको तुम बोल सकते हो कि ये कैसा प्रोडक्ट है? बोलो बोलो, कैसा प्रोडक्ट है ये? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या? और रिटेंशन में भी कैसा रिटेंशन? ये आइडियल रिटेंशन। कैसा रिटेंशन? आइडियल क्यों कह रहे हैं? हमको देख के पता चल जा रहा है कि बस एक ग्रुप हटा है और बाकी ग्रुप जस का तस है। ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? लेकिन अगर ऐसा बनता कि OH इधर आके जुड़ता, OH अगर पीछे से अटैक मारता, OH किधर से अटैक मारता? अगर पीछे से अटैक मारता तो ये वाला जो CH3 इधर ही रहता कि उलट के पीछे चला जाता? बोलो, अभी जो बताए छाता वाला उदाहरण कि छाता लगे से चलते हैं, इधर से कोई अटैक करता है तो छाता जो इधर है वो क्या हो जाता है? जो इधर है वो किधर हो जाता है? उधर। ऐसा नहीं हुआ है क्या बचपन में? तो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। बचपन में हुआ होगा ना जी, अभी भी कभी कभी होता होगा। तो हम लोग को पता है कि अगर हवा इधर से आ रहा तो छत पे रखेंगे ऐसे करके, नहीं समझे? छतवे का छाता का डायरेक्शन ही हम कर देंगे किधर की ओर? हवा की तरफ। तब कैसे तुम उड़ाओगे? इतना ताकत तो नहीं कि साउथ वाला फिल्म थोड़े है कि उधर से हवा चला, पूरा हाथ होते से ऐंठते हुए छाता उड़ा के लेके चल गया। तो दूसरा में ऐसा हो जाए, OH इधर है लेकिन ये वाला किधर हो जाए? तो क्या ये रिटेंशन है? क्या ये रिटेंशन है? ये रिटेंशन है? ये रिटेंशन जैसा नहीं ना है। तो ये इन्वर्सन है, और इन्वर्सन में भी कैसा इन्वर्सन? आइडियल इन्वर्सन। यानी काहे आइडियल इन्वर्सन बोल रहे हैं? हमको पता चल गया कि ये जो जुड़ा है दूसरा के साइड्स को चेंज कर दिया है। अगर तुम गौर से चेक करो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? यानी रिटेंशन और इन्वर्सन के बीच कैसा रिलेशन होता है? RS। रिटेंशन अगर R होगा तो इन्वर्सन वाला, रिटेंशन अगर S होगा तो इन्वर्सन वाला। सही है? क्या इस RS का इससे कोई लेना देना है क्या? इससे लेना देना नहीं है। पूछो क्या है? यहाँ कोई और ग्रुप है रे, पीछे वाला, यहाँ कोई और ग्रुप है और यहाँ कोई और ग्रुप लग गया तो सीनियरिटी में फर्क आ गया। इसके RS से इसके RS को कोई लेना देना, लेकिन इन दोनों में रिलेशन है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? एक दूसरे का क्या है बताओ? क्या है एक दूसरे का? DL पेयर। क्या है एक दूसरे का? DL पेयर। या इसी को तुम बोल सकते हो कैसा है? RS पेयर। या इसी को तुम बोल सकते हो क्या है? इनैंसियोमर। बोलो। और तुमने एक चीज पढ़ा था, रेसिमाइजेशन। क्या पढ़ा था? रेसिमाइजेशन किसको बोलते? अगर DL पेयर बराबर बराबर मॉलिक्यूल में हो तो रेसिमिक मिक्सचर नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करने वाले हैं कि रिटेंशन किसको बोलते हैं और इन्वर्सन किसको बोलते हैं। तो बताओ तो रिटेंशन किसको बोलते हैं? चलो बोलो बोलो, रिटेंशन किसको बोलते हैं?
जब एक नया बॉन्ड बना पुराने बॉन्ड के जगह पे और बाकी ग्रुप के पोजीशन में कोई चेंज, तो उसको क्या बोलेंगे? तो यही बात बोल लिखेंगे, व्हेन अ न्यू ग्रुप when a new group when a new group get attached at the site of old bond, at the site of old group, without disturbing other group. रिटेंशन किसको बोलते हैं? जब नया ग्रुप जुड़ा है किसके जगह पे? एट द साइट ऑफ, जो पुराने ग्रुप का जगह था उसी जगह पे जुड़ा है, विदाउट डिस्टर्बिंग, और इसमें किसी दूसरे ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे? और इन्वर्सन में नया ग्रुप जुड़ेगा पुराने बॉन्ड के जगह पे, लेकिन कुछ ग्रुप का पोजीशन, कुछ ग्रुप का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। सही है ना? लिखो ना। अब बात करेंगे SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। ये LHS मिटा दें, इन्हें मिटाएं LHS। नहीं बोलोगे तो नहीं मिटाएंगे, ऐसा क्या है?
तुम्हारा भी घर इस्लामपुरे है ना? फतू, हाँ। राहुल का तो इस्लामपुर है घर। तुम्हारा जी काला टी शर्ट, बरसल्लीगंज। कल्पना जी का जहानाबाद। जहां ना आबाद, जहां सब बर्बाद, उसी का नाम है जहां ना। इन्वर्सन के बारे में बोलना है क्या? देखो तो इन्वर्सन क्या लिखा गया। नया ग्रुप बना हो, नया ग्रुप जोड़ा हो, किसके साइड पे? पुराने ग्रुप के। एंड ओरिएंटेशन ऑफ सम ग्रुप गेट, ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होगा। ओरिएंटेशन का मतलब, ओरिएंटेशन का मतलब दिशा। मतलब कोई इधर मुंह कैले था तो आया तो क्या हो गया? उधर कर दिया। एने वाला को उन्ने, उन्ने वाला को एकदम ठीक वैसे ही है। जैसे जब घर में सिर्फ हम लोग रहे, हाँ, और घर की महिलाएं गई हो अपने मायके, मतलब मम्मी गई हो नानी के यहाँ, तो जब आएगी तो उसको सब चीज़ का सामान का जगह क्या मिलेगा? ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। सही है ना? हो सकता है कुकर कहीं और मिले, हल्दी का डब्बा कहीं और, चीनी का डब्बा कहीं और, नमक कहीं और, समझ रहे हो ना? थाली कहीं और, कुकर कहीं और, कढ़ाई कहीं और, विम बार कहीं और, लक्स साबुन कहीं और। हम लोग क्या कर देते हैं? ओरिएंटेशन क्या कर देते हैं? और फिर मम्मी आके वापस क्या करती है उसको? पहले एक आध घंटा पहले झल्लाएगी, पहले अरेंज करेगी पहले झल्लाएगी। घर का चीज़ घर में ही है, सही है ना? ओरिएंटेशन सही करेगी, यानी वो वापस रिटेंशन मोड में ला देती है मम्मी। नहीं सुनना, नोट बॉक्स ऑप्टिकली रिटेंशन और इन्वर्सन प्रोडक्ट्स आर कैसे होते हैं? यानी दैट इज रिटेंशन एंड इन्वर्सन प्रोडक्ट्स आर डीएल पेयर। ऑप्टिकली अपोजिट होने का क्या मतलब? डी तो अगर एक डी है तो दूसरा एल आर है तो, और जो डीएल पेयर है उसी को क्या बोलते हैं? सही है। अब समझ में आएगा कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। यहां तक अपडेट करो। अब सुनिएगा। नाउ थिंक अबाउट, now think minutely about SN1, SN2। SN1 SN2 के बारे में माइन्यूटली सोचिए तो समझ में आ जाएगा जवाब। SN1 के बारे में सोचते हैं। मान लो यहाँ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है PQR, और यहाँ क्या लगा हुआ है? L। तुमको पता है पहले क्या भागेगा? L, बोलो ना जी। L भाग जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा क्या? PQR। यहाँ पे कौन चार्ज? सही है। तुमको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? बोलो बोलो। sp2। इसका मतलब इसके पास p ऑर्बिटल, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे। न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक कर सकता है? इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि sp2 के वजह से स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? बोलो बोलो। प्लेनर। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, p इधर और एक p इधर। न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है, और तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक का क्या है चांस?
2 चांस। जिधर से लिविंग ग्रुप जुड़ा है, अगर इधर जिधर से लिविंग ग्रुप टूटा है, अगर उधर से अटैक करे तो क्या बोलेंगे? रिटेंशन। अपोजिट से अटैक मारे तो तुम बोल सकते हो ये वाला कैसा प्रोडक्ट होगा? इन्वर्जन। बोलो। और ये वाला कैसा होगा? और तुमको पता है यानी रिटेंशन इन्वर्सन दोनों बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? रेसिमाइजेशन। क्या हो रहा है? काहे रेसिमाइजेशन? क्या बन रहा है? बोलो बोलो, क्या बन रहा है? डीएल दोनों बनता है, और डीएल दोनों बनता है तो उसी को क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। सही है। अगली बात, अच्छा ये जो लिविंग ग्रुप जिधर से टूटा हुआ है उधर से ही अटैक कर रहा है, इसके बीच कुछ रिपल्सन नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? मतलब क्या ये रिटेंशन इन्वर्सन 50-50% बनेगा क्या? नहीं ना बनेगा। यानी इन्वर्सन हमेशा कैसा होगा? मोर देन। और ये वाला कैसा होगा? लेस देन। तो क्या ये रेसिमाइजेशन 100% रेसिमाइजेशन होगा क्या? यानी ऐसे रेसिमाइजेशन को क्या बोलते हैं? पार्शियल रेसिमाइजेशन। कैसा रेसिमाइजेशन? काहे बोल रहे पार्शियल? एक अमाउंट ज्यादा है, दूसरा अमाउंट 100% रेसिमाइजेशन का मतलब क्या? दोनों का अमाउंट कैसा होता? बराबर बराबर होता। लेकिन इसमें इन्वर्सन का अमाउंट SN2 के बारे में सोचना। किसके बारे में सोचना? बताओ। यहां तुमको पता है न्यूक्लियोफाइल यही बैक साइड अटैक मारता है, इसको हटाता है, तो यहां एक ही चांस है कि दूसरे प्रोडक्ट का चांस है। SN2 में एक ही चांस है कि 2 चांस है? और जो चांस है वो कैसा चांस है बताओ? इधर से न्यूक्लियोफाइल, इधर PR, इधर क्या? Q। यानी सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा चांस है? 100% इन्वर्सन। तो इन्वर्सन किस में होता है? रिटेंशन में कि सॉरी SN1 में होता है कि SN2 में? दोनों में। इन्वर्सन किस में होता है, लेकिन रिटेंशन किस में होता है? इस पे 8 तरह का सवाल पूछा जाता है। कै तरह का? 8 तरह का। कहाँ रिटेंशन है, कहाँ रिटेंशन नहीं है, कहाँ इन्वर्सन है, कहाँ इन्वर्सन नहीं है। कै तरह का हुआ? और 4 तरह का। अब किसमें SN1 है, किसमें SN1 नहीं है, किसमें SN2 है, किसमें SN2 नहीं है। कै तरह का? और ये 8 तरह के सवाल का सीधा सा जवाब है कि अगर रिटेंशन हो रहा है तो ये किस चीज को कंफर्म करता है, लेकिन इन्वर्सन हो रहा है तो किसको कंफर्म करता है? किसी को नहीं। इन्वर्सन कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इन्वर्सन किस में होता है? दोनों में। लेकिन रिटेंशन अगर हो रहा है तो कंफर्म कर देगा। क्या है? 4 ऑप्शन में 3 जगह रिटेंशन है, 1 जगह इन्वर्सन है। तो चौथा जो इन्वर्सन है उसमें चांस है कि SN2 है। 3 जगह इन्वर्सन है, 1 और रिटेंशन है, मतलब 3 जगह इन्वर्सन है, 1 और रिटेंशन, मतलब रिटेंशन क्या है? कंफर्म है कि वो रिएक्शन कैसा है? SN1 है। इन्वर्सन से कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वर्सन किस में बनता है? दोनों में। लेकिन रिटेंशन किस में बनता है? तो कंफर्म कौन करता है रिएक्शन को? रिटेंशन कंफर्म करता है, इन्वर्सन कंफर्म नहीं करता। कोई दिक्कत? अब एक छोटा सा टॉपिक बचता है कि कैसे कंफर्म करेंगे कि कोई SN1 है
या कैसे समझेंगे कि कौन रिटेंशन है कौन इन्वर्जन है? तो अभी जो आप समझ रहे हैं एकदम देख के नहीं पता चलता है, आरएस नेचर चेक करके पता करना पड़ता है।